हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको नई नई मूवीज़ और सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो अब टाइम बिल्कुल बिना वेस्ट किए हुए चलते हैं अपनी आज की स्टोरी की तरफ। आज की मूवी का नाम रॉ बीस्ट है। फिल्म की शुरुआत में एक धर्मशाला को दिखाया गया है। वहाँ एक आदमी जो उमर फारूक के लिए काम करता है अपने बाथरूम में नहा रहा होता है। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि ये उमर फारूक एक खौफनाक टेररिस्ट है। इस आदमी के बाथरूम के ठीक नीचे वाले रूम में कुछ पुलिस वाले दिखते हैं जो छत में ग्रेनेड जैसी कोई चीज़ लगा रहे हैं। तभी एक धमाका होता है और वो आदमी अपने बाथरूम के फर्श सहित उस कमरे में ऊपर से नीचे आ गिरता है क्योंकि ग्रेनेड से छत को उड़ा दिया जाता है। पुलिस ऑफिशियल्स को कोई वॉकी पर इंस्ट्रक्ट करता है कि जब तक ये ना बता दे कि उमर फारूक कहाँ है इसको छोड़ना मत। नेक्स्ट सीन में एक रिफ्यूजी कैंप जैसी एक जगह को दिखाई जाती है और एक छोटी बच्ची को भी, जिसे एक आदमी रोज़ बलून दिलाता है, जिस कारण उस बच्ची की माँ गुस्सा करती है कि क्यों उसकी ज़िद पूरी करते हैं और उसको खाने के लिए रोटी देती है। तभी उस आदमी का फ़ोन बजता है। उधर से कोई लड़की बोलती है और कहती है कि उमर फारूक प्लान के हिसाब से कल आने वाला था लेकिन आज ही आ गया है और वहीं के घर में है। वहाँ कुछ इंडियंस के होने की बात करती है कि आज ऑपरेशन को अबॉर्ट करना पड़ेगा, फिर कभी देखेंगे। उसके बाद हमें पता चलता है कि वो आदमी और कोई नहीं राघवन है, हमारी फिल्म का हीरो, जो एक रॉ एजेंट है और यहाँ वो एक मिशन के लिए 3 महीने से काम कर रहा है। वो फ़ोन पर कहता है कि वो मिशन अबॉर्ट नहीं कर सकता और वो उसको 30 मिनट बाद फ़ोन करेगा। ऐसा कहकर वो फ़ोन काट देता है। वो उस बिल्डिंग की तरफ चल देता है और हेडक्वार्टर फ़ोन करके कहता है कि वो सुनिश्चित करें कि बिल्डिंग के आसपास कोई सिविलियन ना हो, और वो सीधे उस बिल्डिंग में घुस जाता है और टेररिस्ट के सामने ही बड़े आराम से कुछ करने लगता है। एक टेररिस्ट पूछता है कि वह क्या कर रहा है तो वो कहता है कि रेड और ब्लैक वायर को जोड़ रहा है ताकि मोबाइल जैमर ऑन हो सके, और एक टेररिस्ट से पूछता है कि अपना फ़ोन देखो, सिग्नल चला गया क्या। इतने में एक टेररिस्ट उस पर वार करता है और वो उसका हाथ काट देता है। अब शुरू होता है दमदार एक्शन। देखने में रियलिस्टिक नहीं लगता लेकिन मज़ा आता है देखकर कि एक अकेले आदमी ने सारे टेररिस्ट का सफाया कर दिया है। नेक्स्ट सीन में उमर फारूक को खाना खाते हुए दिखाया जाता है। राघवन को फ़ोन पर न्यूज़ मिलती है कि फारूक 20 से 25 मिनट में निकलने वाला है। राघवन एक गाड़ी पर निशाना लगाता है और पूछता है कि आसपास कोई सिविलियन तो नहीं है। उसका सीनियर उसको नहीं बताता कि वो छोटी बच्ची वहाँ अपना बैलून लेने के लिए दौड़ रही है। राघवन फायर कर देता है और वो छोटी बच्ची मर जाती है। अब अगले सीन में 11 मंथ बाद राघवन को एक डॉक्टर के क्लिनिक पर दिखाया जाता है जहाँ डॉक्टर खुद राघवन का इलाज करके परेशान है और मजाकिया अंदाज में कहता है कि राघवन, तुम्हारे इलाज के चक्कर में मुझे तुमसे ज़्यादा फीस देकर अपना इलाज किसी दूसरे डॉक्टर से कराना पड़ रहा है। डॉक्टर आगे कहता है कि अब वो उसका इलाज एक दोस्त की तरह करेगा, जिसके लिए राघवन को उसके साथ एक शादी में जाना होगा। राघवन पूछता है कि वो क्यों आए। डॉक्टर फिर से मजाक करते हुए कहता है कि दिल्ली की शादी है, वहाँ एक से बढ़कर एक लड़कियाँ आएंगी। नेक्स्ट सीन शादी का होता है। वहाँ राघवन की मुलाकात प्रीति यानी हीरोइन से होती है, जो अपने बॉयफ्रेंड से परेशान है क्योंकि वो अजीब हरकतें करता है, उसको परेशान करता रहता है। इन दोनों में कुछ बातें होती हैं और एक सॉन्ग भी, जिसके बीच में राघवन एक बच्ची की रोने की आवाज़ सुनता है और देखता है कि उस बच्ची का बाप उसको ज़ोर ज़ोर से उछाल रहा है तो वह बच्ची डरकर रो रही है। राघवन को यह देखकर अच्छा नहीं लगता और राघवन उस छोटी बच्ची के पिता को पकड़ता है और उसमें एक जोरदार धक्का मार देता है। प्रीति उसको पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया तो उसने बताया कि वह रो में था और एक बच्ची की मौत पर उसने रो छोड़ दिया। उसने अपनी पूरी कहानी उसको बताई। प्रीति उसको अपने ऑफिस में जॉब का ऑफ़र देती है। प्रीति उसे अपने ऑफिस में सिक्योरिटी हेड की जॉब दिलवा देती है। नेक्स्ट सीन एक कॉन्फ्रेंस हॉल का है जहां
काफ़ी सारे ऑफिसर्स किसी टेररिस्ट अटैक की बात कर रहे थे, लेकिन इस मीटिंग की सारी खबर खुद पॉलिटिशियन ही टेररिस्ट को दे देते हैं और कहते हैं कि अटैक की खबर रो को लग चुकी है और कहते हैं कि उसकी बीवी और बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। अब आगे क्या होने वाला था ये तो आगे ही पता चलेगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि कुछ बड़ा प्लान हो चुका है। आगे एक कार में राघवन, प्रीति, उनका बॉस और एक सिक्योरिटी गार्ड दिखाए जाते हैं जो मॉल जा रहे हैं ताकि उनका मॉल सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट उनके हाथ से ना निकल जाए। वो मॉल के मालिक से बात करने जा रहे हैं। मॉल पहुंचते ही राघवन को कुछ अजीब लगता है, जैसे लिफ्ट बंद है, गार्ड अजीब ढंग से अपनी टेबल पर पड़ा हुआ है, एस्केलेटर भी बंद है, लेकिन वो ध्यान नहीं देता। आगे पता चलता है कि मॉल में इंटरनेट, वाईफाई, सेल फोन, लैंडलाइन कुछ भी काम नहीं कर रहा है। राघवन समझ चुका है कि मॉल हाईजैक होने वाला है, लेकिन उससे पहले कुछ कर पाता, सेंटा क्लॉज की ड्रेस में आए टेररिस्ट ने मॉल को हाईजैक कर लिया है। पूरे मॉल को टेररिस्ट अपने कब्जे में ले लेते हैं। आगे एक ऑफिसर अल्ताफ इस ऑपरेशन को हैंडल करता है। वो मंत्री भी आ पहुंचता है जो टेररिस्ट को खबर देते रहता है, ये जानने के लिए कि आगे अब क्या होगा। उसकी बेटी और बीवी भी मॉल में ही थी जो उसके ही प्लान का हिस्सा थी। टेररिस्ट हेड अल्ताफ को फ़ोन करके उमर फारूक की रिहाई मांगता है और कहता है कि इलेक्शन सर पर है, अगर 200 लोग मारे जाते हैं तो देश की राजनीति को खतरा हो सकता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वीर राघवन, प्रीति, उसका मंगेतर, उसका बॉस और वो सिक्योरिटी गार्ड एक अंधेरे कमरे में बंद है जिसकी जानकारी टेररिस्ट के पास नहीं है। किसी तरह अल्ताफ को पता चलता है कि वीर राघवन भी मॉल में मौजूद है, क्योंकि मॉल हाईजैक होने की बात जानकर राघवन ने इमरजेंसी नंबर डायल किया था। उसी से पता लगाया जाता है कि राघवन भी मॉल में ही मौजूद है। वो अपनी टेक्निकल टीम के जरिए उसके फ़ोन से किसी तरह उससे बात करता है और उसके लिए काम करने के लिए बोलता है, लेकिन वीर मना कर देता है क्योंकि वो एक बार धोखा खा चुका है और दोबारा ऐसा नहीं करना चाहता। लेकिन एक बच्चे की रोने की आवाज़ से वो बेचैन हो उठता है। बाहर देखने पर पता चलता है कि एक टेररिस्ट उसकी माँ और उस बच्ची दोनों को टॉर्चर कर रहा है। वीर से रहा नहीं गया और वो कुल्हाड़ी उठाता है और एक ही बार में टेररिस्ट का सर धड़ से अलग कर देता है और उड़ता हुआ उसका सर मॉल से बाहर अल्ताफ और मंत्री के सामने गिर जाता है। अल्ताफ समझ जाता है कि वीर ने मॉल को अपने अंडर ले लिया है। वीर एक आतंकवादी को जिंदा पकड़ लेता है। वो उसको बताता है कि उसकी मजबूरी थी यहाँ आना। उसके बेटे को ब्रेन ट्यूमर है जिसके ऑपरेशन के लिए टेररिस्ट ने उसे फंडिंग की थी और उससे कहा कि उसके बदले में उसे मॉल हाईजैक में आतंकवादी बनकर उसको इंडिया जाना पड़ेगा। तो उसने ये सब अपने बेटे को बचाने के लिए किया था जिसमें उसे पैसे चाहिए थे। वीर उसके बेटे से वीडियो कॉल पर बात करवाता है और कहता है कि अगर वो उसकी मदद करेगा तो उसे वीर उसके बेटे के पास जल्दी ही भेज देगा, वो भी बिल्कुल सही सलामत। वीर अब टेररिस्ट ड्रेस में मॉल के हॉल में पहुंच जाता है जहां सभी को कैद किया गया है। वहां वो 2 लोगों को बड़ी ही चालाकी से चाकू से मार देता है और सिविल ड्रेस में आम लोगों के बीच बैठ जाता है। और जब टेररिस्ट वहां आकर पूछते हैं कि बताओ ये सब किसने किया, तो वो पूछने पे बताता है कि उसको पता है इन्हें मारने वाला कौन है, वो उसको अच्छी तरह से जानता है और उनके साथ वो कंट्रोल रूम में पहुंच जाता है। उसके बाद उनका जो टेररिस्ट हेड होता है वो फ़ोन पर बातें करता हुआ बाहर पहुंच जाता है। वीर सभी को ख़त्म कर देता है, एक ग्रेनेड भी ब्लास्ट करता है, लेकिन टेररिस्ट हेड अपने आप को फ्रिज में बंद कर लेता है और अपनी जान बचा लेता है। इसी बीच वीर 40 लोगों को एक एसी डक से बाहर भेज देता है। टेररिस्ट हेड मिनिस्टर की बीवी और बेटी को चाकू की नोक पर रख के अल्ताफ को डराता है कि वो कुछ भी कर सकता है। उसे उमर फारूक की रिहाई के साथ 10 अपोलो बसेस और एक बोइंग भी चाहिए। अब सरकार घुटने टेक देती है और एक बार फिर वीर को धोखा मिलता है और मिशन अबॉर्ट करने को बोला जाता है, लेकिन इस बार वो
खुद ही मिनिस्टर की बीवी और बेटी को किडनैप कर लेता है और कहता है कि अगर टेररिस्ट डिमांड मानी गई तो वो खुद दोनों को अपने हाथों से मार देगा और इल्ज़ाम टेररिस्ट पर लगाया जाएगा। अब बाहर जितने भी लोग मौजूद हैं वो सभी कंफ्यूज्ड हैं कि बात किसकी मानी जाए, राघवन की या टेररिस्ट की। तो अल्ताफ अंदर उस टेररिस्ट को फ़ोन करता है और कहता है कि पहले वो डिसाइड करे कि मॉल उसने हाईजैक किया है या राघवन ने, उसके बाद उसकी बात मानने के बारे में सोचा जाएगा। कहानी में एक नया ट्विस्ट आया है। वीर माइक पर अनाउंस करता है कि वो एक बांग्लादेशी है और उमर फारूक को ना छोड़ा जाए क्योंकि वो उनके देश पर 2007, 2014, 2015 में हुए हमलों के लिए जिम्मेदार है। अगर ऐसा किया गया तो वो सारे हॉस्टेजेस को मिनिस्टर की बेटी और बीवी दोनों को साथ साथ मार देगा। अब स्थिति काफ़ी गंभीर हो जाती है। पता लगाना मुश्किल था कि ईस्ट कोस्ट मॉल बांग्लादेशियों ने हाईजैक किया है या टेररिस्ट ने। इसके बाद एक ज़बरदस्त फाइटिंग सीन होता है। वीर सारे टेररिस्ट को मार देता है और बचे हुए टेररिस्ट को एक रस्सी के सहारे बांध देता है और टेररिस्ट हेड उससे 6 टेररिस्ट के बदले 30 हॉस्टेजेस को छोड़ने का सौदा करता है और इन 30 आदमियों में खुद भी सादे कपड़े में आकर बैठ जाता है। वहाँ प्रीति का बेवकूफ़ बॉस उसको सारा प्लान बता देता है कि वो बांग्लादेशी नहीं है और ये भी कि कौन उनकी मदद कर रहा है। उस टेररिस्ट का चेहरा भी दिखा देता है। टेररिस्ट हेड चला जाता है और अब्दुल, जो वीर का खबरी बना हुआ था, के बेटे को ऑक्सीजन मास्क हटा देते हैं टेररिस्ट हेड के कहने पर। वीर अब्दुल की फैमिली को बचाने के लिए सरेंडर कर देता है। इसी बीच होम मिनिस्टर भी मॉल के अंदर चला जाता है और सरकार उमर फारूक को छोड़ने के लिए राजी हो जाती है। तब तक कि वीर सारा आतंकवादियों को मारकर और हॉस्टेजेस को बचाता है। उमर फारूक को छोड़ दिया जाता है। मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि इस हमले में उसका हाथ होने की जानकारी रो को मिल जाती है। अब वीर अकेले ही निकल पड़ता है उमर फारूक को अरेस्ट करने के लिए। 1 महीने बाद उमर फारूक को दिखाया जाता है क्योंकि उसको पता चलता है कि वीर वहां पहुंच चुका है। उमर वीर को पकड़ने के लिए 10 करोड़ रुपए का इनाम रखता है। तब एक आदमी बताता है कि वीर को वो 1 महीने से इसी कैंप में ट्रेनिंग दे रहा है, लेकिन अब तक बहुत देर हो जाती है। एक के बाद एक धमाका होता है और पूरा टेररिस्ट कैंप रेत का ढेर बन जाता है और वो उमर को पकड़कर इंडिया ले आता है। इसमें उसकी इंडियन एयरफोर्स भी मदद करती है क्योंकि इलेक्शन सर पर होते हैं। बस यही थी बीस्ट की पूरी कहानी, बहुत ही ज़बरदस्त एक्शन के साथ। अगर आपको एक्शन पसंद है तो ये मूवी आप ही के लिए बनी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल पर ऐसी ही एक्शन मूवीज़ के लिए, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। तो आज की वीडियो में